Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to do the topic Government Budget. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हो चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो. देयर आफ्टर अगर हम बात करें व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, एक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन रीड आउट करते हैं. बजट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. तो अगर हम बात करें तो कहते हैं बजट क्या है. आप देखो, आप हमारी फैमिलीज का भी बजट होता है, घर में भी बजट बनाते हैं. उसी तरह जो हमारा नेशन है, देश है, वो भी अपना बजट क्रिएट करता है कि एस्टिमेशन होती है. एक द मेन वर्ड टू बी फोकस्ड हियर इज एस्टिमेशन, कि वो एक क्या है, एस्टिमेशन है. एग्जैक्ट फिगर तो जब साल बीत जाएगा पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या रेवेन्यू आया है हमें और क्या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं. ऑलराइट, पर जो बजट हम क्रिएट करते हैं इट इज एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यू मीन्स कहाँ से पैसा, इनकम का कौन सा सोर्स है हमारे पास, और एक्सपेंडिचर मीन्स कहाँ पे एक्सपेंस किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. और अकाउंटिंग ईयर एज वी ऑल नो अप्रैल से कब तक होता है, 31 मार्च तक होता है इंडिया में. Alright, so budget is prepared by the government of India in order to estimate, क्या estimate होगा, कितना खर्चा होगा अपकमिंग ईयर में. Alright, अपकमिंग ईयर में कितना खर्चा होगा और कहाँ से पैसा आने की हमें अनुमान है, तो उसको हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं. और गवर्नमेंट बजट जो है एवरी ईयर इट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी. तो 1 फरवरी को एवरी ईयर जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ऑलराइट, तो अगर हम बात करें जैसे अब 1 फरवरी है, 1 फेब, अब जो फरवरी आएगी 1 फरवरी को 2024 को गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो गवर्नमेंट बजट किस ईयर का होगा, वो अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025. तो एस्टिमेट होगा कि आने वाले जो 2024 टू 25 ईयर है उसमें इतने हमें खर्चे होने तय हैं और इतना हमारा जो है एक्सपेंडिचर होगा. अब रियल फिगर बाद में कुछ और भी हो सकती है, ये तो हमारा एक एस्टिमेट है और कोई भी एग्जैक्टली इसे नहीं बता सकता. देयर आफ्टर अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें गवर्नमेंट बजट की, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मोटिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्टिमम मीन्स प्रॉपर, एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि इस बार हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा लगाना है. ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. हेल्थ पे कितना पैसा लगाया जाएगा, रेलवेज पे कितना पैसा लगाना है. ऑलराइट, सो डिफरेंट सेक्टर्स आर स्पेसिफाइड कि हमने जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्रिएट हो सके. ऑलराइट, तो एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वेलफेयर फंक्शंस पे कितना जाएगा, इस बार ओल्ड एज पेंशन कितनी जाएगी, या ट्रांसफर सिंगल ट्रांसफर्स कितने जाएंगे. चलिए, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारे पास बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. रीजनल मीन्स एरिया वाइज ग्रोथ. ऑलराइट, तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट स्ट्रेसेस अपॉन एरिया टू एरिया, कि ये नहीं कि एक एरिया पर्टिकुलर, हमारा पूरा देश है भारत का एक सेक्टर जो है, एक एरिया जो है वो ज्यादा ग्रो कर गया और दूसरा जो एरिया है वो काफी बैकवर्ड रह गया. तो गवर्नमेंट बजट फोकसेस ऑन द एरिया विच आर बैकवर्ड. तो इसके लिए हम पॉलिसी लेके आते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाली. ऑलराइट, की स्पेसिफाई कर दिया एरिया, अगर आप यहाँ पे अपना प्लांट वगैरह इस पर्टिकुलर एरिया में अपने प्लांट वगैरह लगाओगे, इंडस्ट्री लगाओगे, तो आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, राहत मिलेगी. ऑलराइट, देयर आफ्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब सरकार अगर बजट लेके आती है और बजट में आया कि हम इतना रेलवेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे और ट्रैक्स बिछाई जाएंगी, ठीक है, ट्रैक्स हम बिछाएंगे और रेलवे ट्रैक्स बिछाई जाएंगी या हाईवेज क्रिएट किए जाएंगे, ये बजट में आ गया. ठीक है, और अब हाईवेज क्रिएट करने हैं तो मैन पावर चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. Thereafter, growth with economic stability.
ग्रोथ विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, चाहे वो एरिया वाइज ग्रोथ हो, सेक्टर वाइज ग्रोथ हो, एंड इकोनॉमी इज राइजिंग, जीडीपी राइज होगी, नेशन की जीडीपी राइज होगी। ऑलराइट, विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं, जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं, आपने +1 में ये पढ़े होंगे, ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, ठीक है, रिकवरी पीरियड, ये कुछ ट्रेड साइकिल्स होते हैं। ट्रेड साइकिल से बचा के जो है, अब जैसे कोविड में क्या हुआ, इकोनॉमी सभी नेशंस की डाउन आनी शुरू होगी, जीडीपी कम होनी शुरू होगी, बिकॉज प्रोडक्शन वाज नॉट कैरिड आउट। तो सरकार ने इस ट्रेड साइकिल को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए बेसिकली, तो क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाएगा कि सरकार ने जो है स्कीम्स लॉन्च की विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से जो है एक्सपेंडिचर को रेस किया गया, ताकि लोगों के पास पैसा नहीं है पर सरकार एक इनिशिएटिव देके, लोगों को पैसा देके, उनको ट्रांसफर पेमेंट्स करके उनको क्या कर सकती है, प्रोत्साहन दे सकती है कि आप क्या करो, प्रोडक्शन को रेस करो। Thereafter, redistribution of income and wealth. Redistribution of income and wealth. Redistribution means पहले जो है टैक्स वगैरह लगा के जो रिच पीपल हैं उनसे टैक्स लेके उसको कहाँ पे खर्च करना है, ऑन दी पुअर पीपल या वेलफेयर प्रोग्राम्स पे खर्च करना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वी कलेक्ट मनी। ठीक है, टैक्सेस की फॉर्म में क्या किया जाएगा, मनी को कलेक्ट किया जाएगा, रिसोर्सेस को कलेक्ट किया जाएगा। देयर आफ्टर दे विल बी used in order to do the welfare programs। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ की। फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की, तो फिस्कल क्या पॉलिसी है, ये बजट की ही पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो बजटरी पॉलिसी ही होती है, जिसमें सरकार अपनी रिसीट्स, पैसे का आना और एक्सपेंडिचर को कवर अप करती है। ऑलराइट, फिस्कल पॉलिसी, बजट पॉलिसी, वन एंड द सेम थिंग, जिसमें सरकार अपने रिसीट्स, पैसे का आना, इनकम्स और खर्चों का एस्टिमेशन लगाती है। तो फिस्कल डिसिप्लिन क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन होता है कि हम ज्यादा एक्सपेंडिचर्स ना करें रादर देन रिसीट्स, कि जो सिचुएशन है वो डेफिसिट में चली जाए। डेफिसिट मींस घाटे में चली जाए। अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, इनकम आपकी इतनी है नहीं, तो क्या होगी, सिचुएशन डेफिसिट की होगी। आइदर यू हैव टू बोरो, ऑलराइट, तो बोरो करना पड़ेगा या और कोई साधन से हमें अपना पैसा पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार जो है इट कीप्स अ चेक ऑन डेफिसिट सिचुएशन, कि डेफिसिट सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, तो उसे हम फिस्कल डिसिप्लिन बोल देते हैं। ऑलराइट, कि ज्यादा इकोनॉमी डेफिसिट में ना चली जाए, बोरिंग ज्यादा ना हो जाए। ऑलराइट, चलिए, ये तो थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। देयर आफ्टर वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। और अगर आपको कंपोनेंट्स आते हैं या स्ट्रक्चर आता है तो इसके बारे में ही लिखना है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर हम रेवेन्यू बजट की बात करें, सबसे पहले हमारे पास है रेवेन्यू बजट। अब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दे आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, दे आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो हम टर्न बाय टर्न पहले रेवेन्यू को पढ़ेंगे, देयर आफ्टर वी मूव ऑन टू द कैपिटल बजट। तो पहले हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं। रेवेन्यू बजट में दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट मींस इनकम, जहां पे रिसीट वर्ड आ जाए उसको आपने रिलेट करना है इनकम से कि पैसा आएगा, और जहां पे एक्सपेंडिचर आ जाए इट मींस पैसा जाएगा। इट विल लीड टू द आउटफ्लो ऑफ द कैश। ठीक है, एक्सपेंडिचर से आपका कैश जाता है और रिसीट से, इनकम से पैसा आपके पास आएगा। तो चलिए पहले रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। इससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। पहली बात तो जब आप किसी से पैसा लेते हो, रिसीट्स मींस इनकम, यहां से इट मींस आपको पैसा आएगा। रेवेन्यू रिसीट्स मींस इनकम जो है आपके पास आएगी। इट डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट डू नॉट क्रिएट
इट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन दी एसेट्स। तो आपकी ना तो एसेट्स कम होंगी और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अब ये तो रट्टा मारने वाली बात होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सरकार ने टैक्स रिसीट्स कलेक्ट की। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सरकार ने टैक्स रिसीट्स कलेक्ट की। टैक्स रिसीट्स मींस फॉर एग्जांपल सरकार ने इनकम टैक्स कलेक्ट किया। इनकम टैक्स कलेक्ट करना मीन सरकार के पास इनकम आ गई, पैसा आ गया, रिसीट्स होगी सरकार के पास, ठीक है। पर क्या इससे सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नो। तो इससे क्या होता है कि ये रूटीन टू रूटीन जो है रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो डे टू डे हमारी इनकम्स होती हैं जो सरकार को होनी ही होनी है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, क्वार्टरली, मंथ बाद, हफ्ते बाद, एक दिन में जो इनकम्स आती ही रहती हैं, सरकार का वो रेकरिंग नेचर का काम है। रेकरिंग मींस अगेन एंड अगेन जो इनकम्स होती हैं, अगेन एंड अगेन, जिसे हम रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब टैक्स रिसीट्स आई, इनकम टैक्स कलेक्ट किया, क्या इससे सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हुई? क्या सरकार ने किसी का पैसा देना है, देनदारी क्रिएट हुई सरकार की? नो। तो अब हमारा किसी के साथ कोई डेट नहीं क्रिएट हुआ। एक अगर आप नेशन के वासी हो, सिटीजन्स हो, तो आपने वो टैक्स देना ही देना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स। तो अगर वो सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो सरकार की किसी प्रति लायबिलिटी नहीं बनती। वहां पे सरकार ने किसी बाहर वाले नेशन से नहीं फंड लिया, किसी बाहर वाली कंट्री से नहीं फंड लिया, ऑलराइट। तो वहां पे सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई। ये सिटीजन्स की ड्यूटी थी, उन्होंने टैक्स पे किया, तो सरकार के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। अब इट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट। अब सेकंड पॉइंट देखो, इससे कोई भी एसेट में रिडक्शन नहीं होगी। अब पैसा कैसे आता है? अगर आप अपनी एसेट को बेचते हो। क्या सरकार ने यहाँ अपनी एसेट को बेचा? अगर फॉर एग्जांपल सरकार के पास कोई LIC की होल्डिंग थी, सरकार ने वो LIC में डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, ऑलराइट। सरकार ने क्या कर दिया? LIC में डिसइन्वेस्ट कर दिया। अब डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार के पास पैसा आएगा। क्या टैक्स पाने के लिए सरकार ने यहाँ पे कोई LIC बेची है? नो। तो सिंपल सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया है और कोई भी एसेट के में रिडक्शन नहीं आई, ऑलराइट। तो लोगों ने अपनी जो इनकम है उसमें से थोड़ा सा जो पार्ट है वो सरकार को ऑन देयर बिहाफ ऑफ देयर ड्यूटीज वो पे किया है सरकार को, ऑलराइट। सो इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी। तो कैपिटल रेवेन्यू रिसीट जो है कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। रिसीट मीन्स पैसे का आना। अगर पैसा आया है तो आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। इट मीन्स आपसे किसी से उधार नहीं लिया, वो आपका खुद का पैसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई एसेट की रिडक्शन नहीं हुई। इट मीन्स आपको कोई भी एसेट बेचनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो इससे हम जो है रिलेट करके चलेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ। वी कैन क्लियर इट, ऑलराइट। तो आगे देखते हैं सोर्सेस क्या है रेवेन्यू रिसीट्स के, कि कहां कहां से हमें ये जो आमदन है, रेकरिंग आमदन है हमारी, रेकरिंग मींस बार बार आने वाली आमदन है, कहां कहां से हमें ड्राइव होती है ये। तो चलिए देखते हैं। पहला है टैक्स रिसीट्स। अब जो हमारी सोर्सेज है रेवेन्यू रिसीट्स के, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट देखते हैं टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स क्या हैं? देयर आर ऑलमोस्ट 6-7 टाइप्स ऑफ टैक्स रिसीट्स। पहले कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे लगता है फॉर देयर प्रॉफिट्स एंड ऑल, ऑलराइट। कॉर्पोरेशन मींस कंपनीज का टैक्स। फिर उसके बाद लगता है इनकम टैक्स। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगती है, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगती है, देयर आफ्टर GST और डायरेक्ट टैक्स, ऑलराइट। अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो कोई भी तरह के यहाँ पे टैक्सेस आ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सरकार टैक्स से पैसा वसूलती है, रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं, देखो सरकार का जो टैक्स है वो तो आता ही जाएगा, ठीक है, आता ही जाएगा। ये नहीं है कि सालों बाद आता है, इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर। उसके बाद हमारे पास टाइप आती है दूसरी, दैट इज नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नॉन टैक्स रिसीट्स की क्या है? नॉन टैक्स मीन्स जो टैक्स से हटके हैं, मतलब टैक्स का वो पार्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें फीस एंड फाइन्स, ठीक है। आपने अगर आधार कार्ड बनवाने जाना है, वहां पे आप जो भी लीगल फीस पे कर रहे हो वो आपकी फीस है, ठीक है। आपने अगर अष्टाम पेपर पे कुछ बनवाना है, ठीक है, NOC बनवानी है, तो वो भी जो आप वहां पे लीगल फीस पे करके आते हो तो वो फीस पे आएगी। देयर आफ्टर फाइन्स, तो अगर आप किसी लॉ की उल्लंघना करते हो, इलीगल एक्टिविटी करते हो, हेलमेट नहीं पहना, तो आपको क्या देने पड़ेंगे? वहां पे फाइन्स देने पड़ेंगे। देयर आफ्टर इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब ऐसी भी कुछ एंटरप्राइजेस होती हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन,
ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, भारत पेट्रोलियम जो है, तो ये सरकार द्वारा ओन्ड है। ऑलराइट, तो ये सरकार के ओन्ड है, तो सरकार का ही पैसा होगा, सरकारी एंटरप्राइजेज हैं तो वहां से सरकार पैसा बनाती है। उसके बाद एस्टीट। अब एस्टीट क्या होता है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाए, पर्सन पास्ड अवे विदाउट एनी लीगल हियर, तो उसका कोई भी लीगल हियर नहीं है, इट मीन्स उसका कोई भी आगे जो है सक्सेसर नहीं है, ठीक है, आगे कोई पीढ़ी में कोई इंसान नहीं एग्जिस्ट करता और उसने अपनी वसीयत नहीं बनाई हुई कि अगर वो तो एनजीओ को दान कर गया। फॉर एग्जांपल एक बंदा है बुजुर्ग इंसान, वो मरता मरता अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है एनजीओ को दान में दे गया, ठीक है, एनजीओ को दान में दे गया, तो वो एनजीओ के पास जाएगी। अगर वो अपनी वसीयत नहीं बना के जाता और वो इंसान मर जाता है और उसका आगे कोई है जो वाली वारिस नहीं है, ठीक है, तो एस्टीट जो है किसे कहा, तो वो जो पैसा होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, इट विल बी सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो एस्टीट हम उसको बोलते हैं। जब इंसान मर जाए, उसकी कोई वसीयत ना हो और अपने पीछे वो प्रॉपर्टी छोड़ जाए, तो वो सरकार उसे क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी। उसके बाद गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस। तो ग्रांट्स, डोनेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है, बाहर वाले नेशन से आ रहे हैं, चाहे इंटरस्टेट हो रहे हैं, व्हाटसोएवर द केस में भी, ऑलराइट, चाहे रतन जी टाटा जो हैं डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जो है हमारी रिसीट्स का पार्ट बनेंगे। देयर आफ्टर रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सब सरकार ने अब कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, एलआईसी में इन्वेस्ट की है सरकार ने, या कुछ भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ भी जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है सरकार को, तो इंटरेस्ट भी रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, रेवेन्यू, अब इन्वेस्टमेंट करना कैपिटल नेचर की है, उससे इंटरेस्ट आना रेवेन्यू नेचर का है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हम रोज रोज नहीं इन्वेस्ट कर रहे, कभी कभी इन्वेस्ट करेंगे, ऑलराइट, इससे हमारी एसेट भी क्रिएट होगी, पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रेकरिंग नेचर का है, क्वार्टरली, मंथ बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आपको इंटरेस्ट आ रहा है, साल बाद आ रहा है, तो वो रेकरिंग नेचर का है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। तो इससे कोई भी एसेट या हमारी लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो चलिए आगे हम देखते हैं, ये तो कुछ टाइप्स थी टैक्सेस की। अब टैक्सेस की जो है टाइप्स देखते हैं हम। पहली हमारी टाइप है दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ी इंसान की, वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ा। ऑलराइट, जैसे अगर हम 5 लाख कमा रहे हैं तो 5% टैक्स, 10 लाख कमा रहे हैं तो 10% टैक्स, ठीक है, जैसे टैक्स रेट इंक्रीज हुआ विद इंक्रीज इन द टैक्स बेस। टैक्स बेस मीन्स जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है, किस पे टैक्स लगाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इनकम पे लगाया जा रहा है, तो दिस इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स, जब इनकम बढ़ी और टैक्स का रेट बढ़ा। रिग्रेसिव टैक्स, जब टैक्स कम होता है विद इंक्रीज इन दी टैक्स बेस, तो ये अपोजिट सिचुएशन है, अब टैक्स का यहाँ पे जो है रेट बढ़ रहा है, ठीक है, टैक्स का जो रेट है यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टैक्स इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन दी इनकम, तो इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का रेट क्या होगा, कम होगा, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है। उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मीन्स जब टैक्स का रेट जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहे, सेम रहे, चाहे आपकी 10 रुपए इनकम है, चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, 10 करोड़ है, टैक्स विल रिमेन दी सेम, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्स। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जो होता है वो किसी क्वांटिटी पे, साइज पे, वेट पे लगाया जाता है या नंबर ऑफ यूनिट्स पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कस्टम ड्यूटी पे करके आ रहे हो, तो आपने वहां पे डॉक चार्जेस दिए या कुछ भी कस्टम ड्यूटी पे की, तो आपके जो सामान था वो काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू दी अदर फेलो, जो अदर फेलो था उसका कम था, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम वहां पे क्या लगाएंगे, टैक्स का रेट लगाएंगे, तो टैक्स रेट जो है ज्यादा चार्ज होगा। ऑलराइट, तो जो टैक्स आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वेट या नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करे, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक टैक्स। उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स होता है जब प्रोडक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन की जा रही है, ठीक है, जैसे एक अगर हम बात करें, पहले दूध था, मिल्क था हमारे पास, मिल्क में से अगर हम उसमें से पनीर ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगाया गया, फिर उसके अगर हमने मॉडिफाई किया उसे तो फिर उस पर टैक्स लगाया गया। तो जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती रहती है प्रोडक्ट में, कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो तब टैक्स का रेट लगता रहता है। उसके बाद आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगाया गया टैक्स उसी ने ही पे किया, व्हेन द टैक्स इज डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर,
जिस पे टैक्स लगा, जैसे इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, अगर मैंने इनकम कमाई तो मेरी इनकम पे ही टैक्स लगेगा और मैं ही उसे क्या करूंगी, पे आउट करूंगी टैक्स को, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, विच इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर। अब जीएसटी की अगर हम बात करें, ठीक है, जीएसटी की बात करें, अब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू परचेज अ स्कूल बैग पे टैक्स लगा हुआ था, ठीक है, 10% उस पर कुछ भी 8% 9% कोई भी टैक्स का रेट लगा हुआ है, ऑलराइट। तो अगर हम टैक्स का रेट देखें, 8% टैक्स चार्ज है, बट पे किसका करना बनता है, इनकम किसने अर्न की, जो सेलर था। सेलर क्या करेगा, टैक्स की अमाउंट किस में इंक्लूड कर देगा, प्रोडक्ट में इंक्लूड करेगा, वो कस्टमर से चार्ज कर लेगा इसकी अमाउंट को, ऑलराइट। कस्टमर से ये टैक्स की अमाउंट क्या कर ली जाएगी, चार्ज कर ली जाएगी। सो दिस बिकम्स इनडायरेक्ट टैक्स। पे करना बनता था सेलर का, पर सेलर ने डायरेक्टली ना पे करके उससे कस्टमर से चार्ज किया, कस्टमर ने पे किया इनडायरेक्टली, सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो अगर हम बात करें तो हमारा ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट था, हमने रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेज भी पढ़े हैं। देयर आफ्टर वी मूव ऑन टू दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, अब जहां वर्ड एक्सपेंडिचर आ गए, इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ द कैश। आउटफ्लो मीन्स पैसा जाएगा बाहर, पर रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। रेवेन्यू नेचर के मीन्स फॉर एग्जाम्पल सरकार जो है कोई वेलफेयर फंक्शन कर रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है नेशन की, नो। और हर महीने सरकार को जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने ओल्ड एज पेंशन देनी ही देनी है, ठीक है। सो इट डजंट क्रिएट एनी एसेट, इससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगी। इट डज नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो इससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही या कम नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने और हम बात कर सकते हैं मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड की, मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, तो सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया, क्या इससे सरकार की कोई एसेट क्रिएट हुई, मिड डे मील तो एवरी डे उन्हें फंड देना पड़ेगा फॉर इनकरिंग दैट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उस खर्चा करने के लिए हर रोज ये है अगेन एंड अगेन जो खर्चा होता ही रहेगा, तो इस पे ना तो सरकार की कोई एसेट क्रिएट होगी, उसने खर्चा करके भी कोई एसेट क्रिएट नहीं की, सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंडिचर किया है जो डे टू डे रूटीन का एक्सपेंडिचर होता है। और अगर उसने कोई पेमेंट की है तो लायबिलिटी पे करने के लिए नहीं की, रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए पे आउट किया है, ऑलराइट। तो चलिए, देयर आफ्टर वी मूव ऑन टू दी कैपिटल बजट। ये था हमारा रेवेन्यू, और आगे हमारे पास आता है सेकंड कंपोनेंट, दैट इज कैपिटल बजट। अगर हम कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट को अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू रिसीट्स था, ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर श्योर रिसीट्स का मतलब ये है कि इनकम आएगी, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा कैश का। एक्सपेंडिचर का मीन्स पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे नेचर में फर्क है, इसके में क्या है, नेचर में फर्क है। अब अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल नेचर के खर्चों की बात करें, तो अब कैपिटल जो है खर्चे वो बार बार नहीं होंगे, दे आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब वो अगेन एंड अगेन इनकर नहीं किए जाएंगे, अगेन एंड अगेन इनकर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पहले कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं। अब कैपिटल रिसीट्स में देखो, रिसीट्स मीन्स पैसा आएगा, पर ऐसे पैसे आने से या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर एसेट में क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। एसेट में क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब रिसीट पैसा आएगा पर उससे लायबिलिटी क्रिएट होगी और एसेट में रिडक्शन होगी। अब लायबिलिटी कैसे क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल आपने लोन उठाया है, लोन रोज रोज नहीं उठा रहे आप, ना ही आपको कोई रोज रोज लोन देने वाला है, ठीक है। अब लोन उठाया है, यहाँ पे किसी IMF से उठाया है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उठाया है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्रिएट किए हैं या कोई भी एनी अदर वे लोन क्रिएट किया है, सरकार ने लोन लिया है, पैसा आ रहा है, चाहे वो लोन के माध्यम से ही क्यों ना आ रहा हो। तो रिसीट्स मीन्स कि पैसा आएगा, चाहे वो लोन के माध्यम से आए, जैसे मर्जी है, बस पैसा आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी मीन्स देनदारी क्रिएट होगी, सरकार को पैसा वो वापस करना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम। और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या था कि कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, वो अपना पैसा ही होता है जो लोगों से हम ले रहे होते हैं, और वो रेकरिंग नेचर का है,
ऑलराइट, देयर आफ्टर इट मे लीड टू द रिडक्शन इन दी एसेट। अब मैंने बात की थी कि LIC का अगर हमने, सरकार ने उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, इट मीन्स LIC में शेयर बेच दिए सरकार ने, अपना स्टेक बाहर निकाल लिया, अपने मतलब अब कह दिया कि मैं इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा, तो LIC सरकार का पैसा वापस कर देगी, ठीक है। और सरकार की जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। LIC के शेयर की अब मालिक सरकार नहीं रहेगी, पैसा तो आ जाएगा पर एसेट जो है क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऑलराइट, जो वेल्थ क्रिएट की थी, संपत्ति क्रिएट की थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर पैसा आ जाएगा। ऑलराइट, तो कैपिटल रिसीट्स के अगर हम सोर्सेज की बात करें, सो देयर आर 3 सोर्सेज, जैसे गवर्नमेंट लोन्स, जैसे हमने बात की कि सरकार गवर्नमेंट लोन उठा ले, चाहे पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से, IMF से, एनी अदर इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, और अगर हम बात करें चाहे कोई और सरकार से लोन ले ले, अदर नेशन से लोन ले ले। देयर आफ्टर रिकवरी ऑफ लोन्स, अब इंडिया ने किसी और को लोन दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो श्रीलंका जो है, तो सरकार के लिए क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, कि हमने श्रीलंका से क्या लेना है, पैसा लेना है। ऑलराइट, श्रीलंका से क्या लेना है, पैसा लेना है। अब जब श्रीलंका लोन वापस कर देगी, रिकवरी मींस लोन को वापस कर देना, श्रीलंका ने लोन पे ऑफ कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। पैसा किसी भी साधन से आना चाहिए, रिसीट्स पे इंक्लूड हो जाएगा वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या आ गया, लोन का पैसा वापस आ गया, पर श्रीलंका अब हमारी एसेट ना रही। अब श्रीलंका हमारी डेटर्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जिनसे हमने पैसा वापस लेना है। देयर आफ्टर अदर कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें, अदर कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा, अदर कैपिटल रिसीट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे LIC की हमने बात करी, तो सरकार ने अपना स्टेक जो है क्या कर लिया, वहां से बाहर निकाल लिया, मतलब अपने शेयर्स को है क्या कर दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, शेयर अब नहीं रहेगी सरकार शेयर होल्डर LIC। ऑलराइट, पैसा तो आएगा बट एसेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, संपत्ति यहाँ पे हमारी LIC में नहीं रहेगी, विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ द एसेट, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होएगा, यहाँ पे क्या होगा, खर्चा होगा, कैश बाहर जाएगा। बट अब जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इससे एसेट्स क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल सरकार ने LIC के शेयर्स ले लिए, खरीद लिए, इन्वेस्ट कर दिया वहां पे, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया वहां पे, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इसका सोर्स हो गया एक, तो इन्वेस्टमेंट कर दी सरकार ने LIC में, ठीक है। तो सरकार के पास पैसा चला तो जाएगा, सरकार से एक्सपेंडिचर तो हो जाएगा, बट वो एक एसेट दे जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद इट में रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमने फॉर एग्जांपल किसी से लोन लिया हुआ है या पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, आम जनता से लोन लिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जब हम उनका लोन वापस कर रहे हैं, सरकार का पैसा चला जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, पेमेंट ऑफ लोन्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज या पेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां से पैसा वापस जाएगा। और अब आप अगर बात करो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो आप इन्वेस्टमेंट जल्दी हर रोज नहीं कर सकते, रेकरिंग नेचर की ये नहीं होती, ऑलराइट। और पेमेंट्स लोन की करना इतनी ईजी नहीं है, तो इट विल टेक टाइम, ऑलराइट। चलिए, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप सो आपको क्लियर होगा। Thereafter we move on to the topics plan expenditure and non-plan expenditure. तो ये बहुत बार पेपर में आता है, व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर। अब इसका नाम ही ये बताता है कि आपने इसके नाम से हिंट लेना है। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो सरकार निश्चित कर दे, वो प्लानिंग कर रही है उस पे, इट मीन्स प्लानिंग की जा रही है कि हमें यहाँ पे खर्चा करना ही पड़ेगा। सरकार प्लान स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आ रही है, जिसपे सरकार को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। आफ्टर ड्यू डिस्कशन सरकार उस पर खर्चा करने को रेडी है। अब नितिन गडकरी जी ने कोई प्लान बताया कि हाँ हमने हाईवे क्रिएट करने हैं एंड ऑल, तो सरकार उनको फंड्स एलोकेट करेगी, तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, ऑलराइट। आगे हम देखते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस क्या हो गए, अब जब अगर हमने देखे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, ऑलराइट, वहां पे अब स्टाफ भी तो काम कर रहा होगा,
तो जो पर्सोनल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको अगर सैलरीज पे करनी है उसके लिए कोई प्लानिंग की जरूरत तो नहीं है, प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ये पता है खर्चा होगा ही होगा, इट इज रूटीन नेचर खर्चा, ठीक है, रूटीन नेचर एक्सपेंडिचर है, तो ये होना ही होना है। और इकोनॉमिक प्लानिंग पे जो हम खर्चा करते हैं, अब अगर बात करें कि हमने जो है सरकार क्या कर रही है, फ्री में उनको पता है कि उन्होंने जो है राशन पानी देना ही देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट देनी ही देनी है, ठीक है, तो इट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसमें कोई भी ये इंक्लूड नहीं होगा कि इसमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, सरकार को पता है कि मेरी पॉलिसी है, मैंने देना ही देना है, इट डजंट रिक्वायर डिस्कशन और प्लानिंग। Thereafter, we move on to development expenditure and non-development expenditure. Development expenditure की पहले बात करते हैं, the expenditure made by the government to promote economy and social welfare. तो जब डेवलपमेंट की बात हो, अब सरकार हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लेके आ रही है, हेल्थ प्रोग्राम्स लेके आ रही है, कोई डैम्स क्रिएट कर रही है जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाएगी, आगे वो डेवलपमेंट की राह पे, हमारा जो देश है डेवलपमेंट की राह पे जाएगा, रेलवे ट्रैक बिछा रही है, रेलवेज को प्रमोट कर रही है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जिससे डेवलपमेंट हो नेशन की, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, जिसमें सरकार ने पता है कि खर्चा होना, अब सैलरी है, ठीक है, सैलरी देनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, पर्सोनल्स की, ठीक है, ऑफिसेस को मेंटेन करके रखना है, ऑफिसेस बिल्ड करने हैं, तो उससे वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, इससे कोई भी तरक्की नहीं हो रही, तरक्की इनडायरेक्टली सिटीजन्स की हो रही है, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल, बट यहाँ पे डायरेक्टली कोई जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कर रहे हैं हम, ठीक है, अब ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, तो उससे कोई भी डेवलपमेंट नेशन की नहीं हो रही, ठीक है। So this is the basic difference between development expenditure and non-development expenditure. Thereafter, we move on to types of government budget. अब types क्या हैं government budget की? तो अगर हम देखें, नॉर्मल बात करें, जो बजट है कई बार डेफिसिट में भी जाता है और कई बार सरप्लस में भी होता है, तो इन सिचुएशंस को हमने डिस्कस करना है। पहली है हमारे पास बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट की अगर हम बात करें, बैलेंस मीन्स कि तकड़ी के दोनों तराजू जो हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, स्केल्स जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। अब इट रेफर्स टू द बजटरी एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू द बजटरी रिसीट्स, जब आपकी आमदन और एक्सपेंडिचर रिसीट्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, दोनों जो हैं बराबर हैं, ऑलराइट, दोनों जो क्या है बराबर हैं। तो बजटरी एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू द रिसीट्स, आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च रहे हो, ना तो कुछ बच रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर 10 करोड़ कमाया तो 10 करोड़ ही लगा दिया, उतना ही हमारा खर्चा है, तो दिस इज नोन एज बैलेंस्ड बजट, वेयर रिसीट्स आर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, रिसीट्स आर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। Thereafter we talk about unbalanced budget. Unbalanced means कि तकड़ी के दो तराजू हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक बार एक ऊपर हो गया एक बार दूसरा नीचे हो गया, ठीक है। It refers to the situation when the budgetary expenditures are not equal to the budgetary receipts. जब budgetary expenditure जो हैं budgetary receipts के बराबर ना हो, ठीक है, मतलब इन दोनों में जो है आपस में कोई भी इक्वालिटी नहीं है, या तो खर्चा ज्यादा है रिसीट्स कम है, या रिसीट्स ज्यादा है खर्चा कम है। तो अगर हम उसको अब अनबैलेंस्ड बजट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस मींस कि आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कि खर्चा करके भी कुछ ना कुछ सरप्लस में है। सरप्लस हम बोलते हैं हमारी जो अब बफर स्टेट है हमारी नेशन जो है, इट मीन्स हमारे पास अपना वीट कंज्यूम करके भी जो बासी है या राइस कंज्यूम करके तभी भी हमारे पास स्टोर करने के लिए बचता है सरप्लस। अब सरप्लस की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स आप जो है फेवरेबल सिचुएशन में हो, फेवरेबल सिचुएशन में। फेवरेबल कब होगी, फेवरेबल मीन्स आपके हित की कब होगी वो सिचुएशन, जब आपका खर्चा कम होगा आपकी रिसीट से। इट मीन्स एक्सपेंडिचर्स आर लेस देन दी रिसीट्स, इट मीन्स आपकी कमाई ज्यादा है, 10 करोड़ कमा रहे हो पर खर्च जो रहे हो वो कितना है, 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ खर्च रहे हो, यहाँ पे साइन। तो रिसीट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तो 10 करोड़ खर्च कमा के 8 करोड़ खर्च लिया, वहां पे 2 करोड़ बच गया, सो रिसीट्स आर ग्रेटर देन दी एक्सपेंडिचर। उसको हम सरप्लस सिचुएशन बोलते हैं, जब हमारे पास कुछ पीछे बच जाता है खर्च के,
देयर आफ्टर डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट मीन्स घाटा बढ़ जाना, लॉस हो जाना, कम पड़ रही है चीज। इट मीन्स जब एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन दी रिसीट्स। अब 10 करोड़ है हमारी आमदन, पर खर्च रहे हैं हम 12 करोड़, खर्चा हमारा 12 करोड़ का है, तो एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर, तब डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट होगी, इट मीन्स लॉस की सिचुएशन क्रिएट होगी। ऑलराइट, तो ये है हमारी अनबैलेंस्ड बजट की टाइप। आगे हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, और सबसे मुश्किल ही यही लगता है बच्चों को। तो चलिए इसको एक सरल भाषा में देखते हैं हम। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, अब डेफिसिट है, अब डेफिसिट की ही बात की जाएगी यहाँ पे। इट मीन्स जो डेफिसिट की है आगे उसकी बात करते हैं, वो कितने टाइप्स का है, उसके मेजर्स क्या है। पहली बात, अब हमारे पास आता है बजट डेफिसिट। Budget deficit. Budget deficit, the total receipts of the government are less than the total expenditures. It means जो total receipts हैं they are less than the total expenditures. ठीक है, टोटल रिसीट्स की अब बात करते हैं। अगर हम रिसीट्स के ऊपर टाइप भी पढ़ के आए हैं, अब कौन सी रिसीट्स होती हैं? कैपिटल रिसीट्स, जिसको हम CR से डिनोट कर रहे हैं, प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स कौन से थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। टोटल की बात की जा रही है यहाँ पे। टोटल में कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं? रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, चाहे वो एक्सपेंडिचर की बात हो चाहे वो रिसीट्स की बात हो। ऑलराइट, व्हेन द टोटल रिसीट्स आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर। अब पीछे डेफिसिट आ गया ना, याद रखना कि खर्चा जो है ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। बजट डेफिसिट में हम बात करते हैं जब हम इन टोटल की बात करते हैं, इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। व्हेन रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स आर लेस देन, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, आर लेस देन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें आगे, हम बजट डेफिसिट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, या फिर हम इसे अकेला अकेला भी कर सकते हैं। अब डेफिसिट जो बजट डेफिसिट है उसकी पहली टाइप है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। अब आगे पीछे वर्ड है डेफिसिट, इट मींस एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे रिसीट से। रेवेन्यू की बात की जा रही है, इट मींस यहाँ पे अकेला रेवेन्यू खर्चे और रेवेन्यू रिसीट्स की ही बात की जाएगी। ठीक है, तो इसके नाम से ही हम इसकी इंप्लीकेशन को जानेंगे। व्हेन द रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब आर इट मींस रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अकेला रेवेन्यू की ही बात करनी है हमने, कैपिटल की बात नहीं करनी। ठीक है, अब ये क्या शो करता है? फॉर एग्जाम्पल अब रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो मैंने टैक्सेस कलेक्ट किए 1100 करोड़ के। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट हुए 1100 करोड़ के, और जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा था, सैलरी पे कर दी, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कर दी, एंड ऑल जो खर्चा कर दिया, वो हमारा खर्चा है 1200 करोड़ का। इट मींस जो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर है, हमारी जो पर्टिकुलर आमदन है वही नहीं कर पा रही, 1100 हमारी इनसफिशिएंट पड़ रही है इवन डे टू डे एक्सपेंडिचर्स करने को, रूटीन एक्सपेंडिचर, जिससे यहाँ ना तो कोई लाइबिलिटी का फर्क पड़ रहा है ना एसेट्स पे कोई फर्क पड़ रहा है। इन एसेट्स तो क्या क्रिएट करेंगे, क्या लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, यहाँ तो हमारे रूटीन नेचर नहीं पूरा हो रहा खर्चा। ठीक है, सो दिस सिचुएशन शोज कि या तो सरकार को अपना एक्सपेंडिचर लोअर करने की जरूरत है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वो कम कर दे अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने पे उनको फोकस करना चाहिए कि टैक्स कैसे बढ़ा दें, या टैक्स के किस और साधन से हमें पैसा आने का चांस है। तो रेवेन्यू डेफिसिट वेयर रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और हमारे जो डेली रूटीन जो खर्चे हैं वही नहीं पूरे हो रहे। ऑलराइट, तो रेवेन्यू रिसीट्स 1100 करोड़ एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1200 करोड़ शो करके हमने ये बताया कि इवन डे टू डे एक्सपेंडिचर में भी हमें 100 करोड़ का घाटा पड़ रहा है, वो ही नहीं पूरा हो रहा हमारे से। यहाँ से एसेट और लायबिलिटी का तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इस पे सरकार 2 बातें कर सकती है, 2 इम्प्लीकेशंस है, या तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर लो, खर्चा कम कर दो, या रिसीट्स बढ़ाने का कोई भी अपना साधन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसीट्स, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, मेजर्स हैं इसके, या डिक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जो हैं
वेज क्रिएट होते हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं। देयर आफ्टर द सेकेंड टाइप जो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, अब फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर्स आर इन एक्सेस ऑफ टोटल रिसीट्स। बात वही है, ठीक है, टोटल की हमने यहाँ पे बात करनी है। टोटल मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। इट मीन्स कि जो टोटल है वही जो है एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द बोरिंग्स। अब आप कहोगे ये तो बजट डेफिसिट के अकॉर्डिंग है, पर द पॉइंट इज, मेन पॉइंट इज अदर देन बोरोइंग्स, कि बोरोइंग्स को छोड़ के। अब बोरोइंग्स किसका पार्ट बनती हैं, तो बोरोइंग्स किसका पार्ट बनेगी, कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स में से कहते हैं बोरिंग को बाहर निकालो, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स बोरिंग में ही आएगी। पैसा आना चाहिए रिसीट में, जिस मर्जी साधन से आ रहा है, और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सोर्स है कैपिटल रिसीट का बोरिंग, तो बोरिंग्स को बाहर निकाल के अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कैपिटल रिसीट्स में बोरिंग इंक्लूडेड है तो पहले उसको बाहर निकालो, और क्या निकालेंगे हम, फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे। फिस्कल डेफिसिट में एक्सपेंडिचर्स, इन टोटल एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन इन टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स। अदर देन बोरिंग्स मीन्स यहाँ पे बोरिंग्स को हमने इंक्लूड नहीं करना। अब अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताता है कि आपको, हमारे नेशन को बोरिंग्स करने की कितनी जरूरत है। अदर देन बोरिंग्स मीन्स कि अब आपने अपना दांव पेच लगा लिया, रेवेन्यू रिसीट्स भी देख ली, कैपिटल रिसीट्स भी देख ली, पर खर्चा पूरा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो भी डेफिसिट आया उसको क्या करना पड़ेगा, अब कोई भी सारे साधन देख लिए, सारा कुछ हमने देख लिया, पर अब लास्ट ऑप्शन क्या बचती है, बोरिंग्स की बचती है। तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पे बोरिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट शो ही यही करता है कि हाउ मच द कंट्री नीड्स टू बोरो, तो सरकार को कितनी बोरिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी। अब या तो पब्लिक डिपॉजिट है, किसी भी वे से वो बोरिंग्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट अल्टीमेटली शोज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू बोरो, नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू बोरो। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू ऑलवेज बोरोइंग्स, ठीक है। तो अब इसके अगर हम बात करें तो अब फिस्कल डेफिसिट का रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो प्राइस राइज होंगे, इन्फ्लेशन राइज होगी, अब खर्चा नहीं पूरा बढ़ रहा, ठीक है, सरकार एक्सपेंडिचर नहीं कर रही तो इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस बढ़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट इंक्रीज होगी। उसके बाद डेट ट्रैप क्रिएट होगा, डेट ट्रैप। अब डेट ट्रैप होता क्या है, डेट मीन्स उधार, ट्रैप मीन्स जो जाल में फंस गए। अब सरकार ने फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि सरकार ने 1000 करोड़ की बोरिंग की, ठीक है। अब सरकार को उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट, पहले तो अब 1000 करोड़ रुपया उठा लिया, इंटरेस्ट आ गया, अब क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स बाद इंटरेस्ट पे करना है, पर सरकार को पहले नहीं खर्चा पूरा हो रहा। अब सरकार क्या करेगी, इस इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए फिर लोन उठाएगी, ठीक है। अब इस बड़े हुए लोन पे फिर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज डेट ट्रैप, कि लोन को पे आउट करते करते कि क्या कर जाते हैं हम, एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जो श्रीलंका का हाल हुआ था। तो वो एक क्लासिकल एग्जांपल थी श्रीलंका, डेट ट्रैप, ऑलराइट, डेट ट्रैप में फंस गई, ऑलराइट। सो देयर आफ्टर तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर ग्रेटर देन आर रिसीट्स, पर बोरिंग्स को बाहर निकाल के, और फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू ऑलवेज बोरिंग। इट शोज, फिस्कल डेफिसिट इज द इंप्लीकेशन विच शोज कि सरकार को बोरो करने की कितनी कितनी जरूरत है। देयर आफ्टर द लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि इट रेफर्स टू द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स आउट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या था हमारा, कि हमने क्या किया, बोरो किया सरकार से, ठीक है, सरकार ने बोरो किया, ठीक है, सरकार ने अब बोरिंग्स की। अब बोरिंग्स भी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट तो देना ही देना है, कोई फ्री में थोड़ी लोन देता है, तो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, वहां पे बोरिंग्स करेंगे। अब फिस्कल डेफिसिट, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट जो आया माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स,
ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करके अब प्राइमरी डेफिसिट, अब फॉर्मूला तो सीख लिया, अब बताता क्या है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 करोड़ का इंटरेस्ट लिया, लोन ले लिया, अब उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी तो करनी है। फॉर एग्जांपल उसमें से हमने 10,000 करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ही बच गई, पीछे प्राइमरी डेफिसिट कितना बचा, 1000 करोड़। ठीक है, 11,000 में से 10,000 करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ही निकल गई। हमने लोन लिया था, फिस्कल डेफिसिट क्या किया था, लोन लिया था, लोन लेने की बात की थी, लोन हमने वेलफेयर के लिए किया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए हमने लोन उठाया था। पर ये तो जो पैसा है कहाँ पे चला गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स करने में, पीछे कुछ भी ना बचा। ठीक है, तो सरकार प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि सरकार ने अब बोरो तो कर लिया, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट चलेंगी, पीछे कितना बचा है सरकार के पास, जैसे 1000 करोड़ यहाँ पे बचा है, अब ये लगेगा सरकार में डेवलपमेंट के पास। ठीक है, सरकार अब ये डेवलपमेंट के पास लगे, और प्राइमरी डेफिसिट जितना ज्यादा हाई होगा कंट्री का उतना ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज प्राइमरी डेफिसिट मींस कितना पैसा पीछे बच गया ताकि सरकार उसका डेवलपमेंट करे। अब इस डेवलपमेंट से कोई इंडस्ट्री लगाएगी सरकार, सरकार की इनकम जनरेट होगी, सरकार इंटरेस्ट भी पे कर सकती है और लोन्स भी पे कर सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर गवर्नमेंट बजट। ऑलराइट, तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये अवेलेबल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।